इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9 का हिस्ट्री का इकाई 8 लास्ट चैप्टर है, अंतिम चैप्टर, जिसका नाम है कृषि और खेतीहार समाज। कृषि, खेती करने वाले जो किसान और मजदूर होते हैं उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक का संपूर्ण व्याख्या लाइन बाय लाइन जाने, उसके बाद उसका प्रश्न उत्तर भी जाने। ये पार्ट 1 वीडियो है, इसके पार्ट 2 वीडियो प्रश्न उत्तर इसका बहुत जल्द आएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो अभी तक नहीं देखे। देखिए, कहा गया है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि। तो एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों एग्रोस तथा कल्चर से बना है। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्द एग्रोस तथा कल्चर से बना है। अब एग्रोस का अर्थ होता है भूमि, एग्रोस का अर्थ मतलब होता है भूमि, और कल्चर का अर्थ होता है जुताई। भूमि की जुताई को ही एग्रीकल्चर कहते हैं। इस प्रकार कृषि, एग्रीकल्चर का अर्थ भूमि की जुताई से है। यद्यपि कृषि के ही अंतर्गत पशुपालन, वानिकी मतलब वृक्षारोपण या वृक्ष से जो भी फायदे हमें प्राप्त होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो मत्स्यन भी शामिल है, मतलब मछली पालन, ये सारी चीज़ इसमें शामिल है। ठीक है, आगे देखिए, कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में ही हुई थी। कृषि की शुरुआत पुराने समय से ही, बहुत पुराने समय से ही इसकी शुरुआत हुई, लेकिन सिंधु घाटी संस्कृति जो थी, विशेषकर कांस्य युग से कृषि में नियोजित विकास देखने को मिलता है। पहले भी कृषि बहुत पहले से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन एक विशेष युग में, कांस्य युग जिसको बोलते हैं, उसमें नियोजित ठीक ढंग से खेती होना शुरू हुआ। पहले भी खेती होता था। सिंधु नदी मिस्र की नील नदी की अपेक्षा कहीं अधिक जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाती थी। सिंधु नदी जो है, मिस्र की जो नील नदी है, उससे कहीं अधिक ज़्यादा कौन सा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाती थी, और इसे बाढ़ वाले मैदानों में छोड़ जाती थी, और जहाँ बाढ़ आता था वहाँ ये मिट्टी आती थी। अब जिससे पैदावार बढ़ जाती थी। अब जलोढ़ मिट्टी आता था तो उससे बहुत फसल होता था, पैदावार बढ़ जाता था। हड़प्पा काल में राजस्थान में हल का प्रयोग का प्रमाण मिलता है। हड़प्पा काल में जो है राजस्थान में हल का प्रयोग जो बैल में होता था, मान कर, पहले तो ट्रैक्टर था नहीं, तो हल का प्रमाण मिलता है। हड़प्पावासी शायद लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। पहले तो लोहा था नहीं, तो हड़प्पावासी जो थे लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस हल को आदमी खींचते थे या बैल, इस बात का पता नहीं। बैल, हल का प्रमाण मिलता था, लेकिन इस हल को आदमी खींचते थे या बैल, इसका कोई प्रूफ नहीं मिला। फसल काटने के लिए शायद पत्थर के हंसियों का प्रयोग होता था। अभी तो लोहा का हंसुआ है इसे काटने के लिए, पहले पत्थर के हंसिए का प्रयोग होता था। तथा नहरों या नालों से सिंचाई की परिपाटी नहीं थी। नहर या नाला से सिंचाई की व्यवस्था उस समय नहीं थी। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, कपास, मटर इत्यादि अनाज पैदा करते थे। गेहूं, जौ, राई, कपास, मटर, ये सारे अनाज वे पैदा करते थे। वे दो किस्म की गेहूं और जौ उपजाते थे। दो किस्म मतलब दो तरीके की। वनावाली में मिला जौ उत्तम किस्म का है। वनावाली में जो जौ मिला है वो उत्तम अच्छे किस्म का है। इनके अलावा वे तिल और सरसों भी उपजाते थे। तिल जो मकर संक्रांति में यूज होता है, और सरसों आपको पता होगा। परंतु हड़प्पा कालीन लोथल में रहने वाले हड़प्पाइयों की स्थिति भिन्न रही है। अब जो हड़प्पा कालीन लोथल में जो हड़प्पाई रहते थे, नाम है जगह का, वहाँ के रहने वाले व्यक्ति जो रहते थे, लगता है कि लोथल के लोग 1800 ईस्वी पूर्व में ही चावल उपजाते थे। 1800 ईस्वी से पहले ही चावल उपजाते थे। ठीक है, जिसका अवशेष वहाँ पाया गया है। अवशेष मतलब उसका चिन्ह, उसका कुछ सबूत पाया गया है। तो मोहनजोदारो और हड़प्पा में और शायद कालीबंगा में भी अनाज को बड़े बड़े कोठरों में जमा किया जाता था। मोहनजोदारो, हड़प्पा और कालीबंगा में अनाज को जो है बड़े बड़े कोठरों में जमा किया जाता था। संभवतः अनुमान लगाए किसानों से राजस्व के रूप में अनाज लिया जाता था। और उस समय जो है टैक्स, जो राजस्व होता है ना, कर, तो राजस्व के रूप में अनाज ही लिया जाता था। वे पारिश्रमिक चुकाने और संकट की घड़ियों में काम करने के लिए अनाज को कोठरों में जमा किया करते थे। अब
कोई उनके यहाँ काम किया तो उसके बदले में वे अनाज देते थे। तो पारिश्रमिक चुकाने के लिए उसके बाद उसके बाद जो है संकट की घड़ी में, जैसे कि जिस समय फसल नहीं हो या जो स्थिति खराब हो, तो उस समय वो अनाज का प्रयोग करते थे। यह बात हम मेसोपोटामिया के नगरों के दृष्टांत से कह सकते हैं। मेसोपोटामिया के जो नगर है वहाँ से ये चीज़ें मिली है, जहाँ मजदूरी में जौ दिया जाता था। मजदूरी जो करता था मजदूर को जौ मिलता था उस समय। तो ये पुरानी सभ्यता हमारी थी। आगे बढ़ते हैं। आगे बताया गया है सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को है। इस पार्ट को आप इम्पोर्टेंट में टिक कर लीजिए। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को है। चूंकि कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही हुआ, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहने लगे। सिंधु शब्द से उद्भूत हुआ। मतलब ये जो कपास है इसको सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से ही इसकी उत्पत्ति हुई। यूनानी लोग कहते थे जो सिंधु शब्द। कपास जो है, कपास पैदा करने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? सिंधु को जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है भारत एक कृषि प्रधान देश है। बस यहाँ पर भी टिक कर लीजिए, पूछा जाता है भारत कौन सा देश है? कृषि प्रधान देश है। भारतीय समाज एक कृषक समाज है, खेतीबाड़ी करने वाले। इसीलिए कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कि भारत जो है एक कृषक समाज है, खेतीबाड़ी करने वाला समाज है। इसीलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी कृषि है। लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भारत की 2/3 जनसंख्या खेती पर निर्भर है, जहां विश्व की 11% भूमि कृषि योग्य है। अब यहाँ पर भी आप टिक कर लीजिए, विश्व की 11% भूमि जो है खेती करने की योग्य है। वहीं भारत की कुल भूमि का 51% भाग कृषि योग्य है। पूछा जाता है भारत का 51% भाग कृषि योग्य है और दुनिया का 11%। ठीक है। कृषि भारत के कुल राष्ट्रीय आय से लगभग 35% योगदान करता है। कृषि जो है भारत के राष्ट्रीय आय में 35% का योगदान करता है। अगर भारत सरकार 100 रुपये का इनकम जनरेट करता है तो उसमें 35 रुपया उसको कृषि से ही मिलता है। समझिए। आगे भारत के पास विशाल स्थल मतलब जमीन, बहुत बड़ा जमीन, उपजाऊ भूमि का उच्च प्रतिशत है। बहुत ज़्यादा भूमि है जहाँ पर फसल उपजता है। परंतु कृषि का एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि गुणवत्ता एवं मात्रा दोनों स्तर पर यह प्रत्येक वर्ष अनिश्चित रहता है। अब कृषि का एक दुर्भाग्य मतलब खराब पहलू, समस्या ये है कि गुणवत्ता में मात्रा। अब देखिए, अच्छी फसल हर साल निश्चित नहीं रहता है, कभी कुछ होता है तो कभी कुछ, तो अनिश्चित है। कृषक अंतिम समय तक अपने फसल के उत्पादन के लिए निश्चिंत नहीं रहते। मतलब मान लीजिए खेती कर लिए, हम फसल लगा दिए, बो दिए, अब वो कितना होगा जब तक वो होकर घर नहीं आ जाएगा तो कोई निश्चित नहीं कर सकता। भारत में कृषि जीवन की रीढ़ है। यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, भारत में कृषि जीवन की रीढ़ है, इसी से जीवन आधार है। कृषि पर अत्यधिक जनसंख्या का बोझ है, अत्यधिक जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। आधुनिक तकनीकी की जानकारी का अभाव, नए तकनीक की जानकारी का अभाव, सिंचाई के साधनों की कमी आदि के कारण आज़ादी के पहले एवं आज़ादी के तुरंत बाद श्रम की तुलना में उत्पादन काफ़ी कम था। अब नए तकनीक का अभाव, जानकारी भी नहीं था, तो आज़ादी के पहले और आज़ादी के तुरंत बाद भी कृषक जितना मेहनत करते थे उतना उसको उस खेती से नहीं आता था। समझिए। लेकिन आज़ादी के बाद भारत सरकार के प्रयास से उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। आज़ादी के बाद जो है भारत सरकार बहुत मेहनत प्रयास किया है कृषि के क्षेत्र में, उसको उपजाऊ को बढ़ाने का, तो बहुत बढ़ा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि देखिए क्या दिया गया है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। भारत भी कृषि और बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है जिसकी 80% आबादी कृषि पर ही निर्भर है। ध्यान रखिए, 80%, 100 में से 80 लोग खेती पर ही निर्भर है। कृषि ही राज्य के लोगों की जीविका का मुख्य आधार है। लोगों का जीने का मुख्य आधार खेती है। खेती बाड़ी से ही लोग क्या करते हैं, बिहार में जीते हैं। इस राज्य की लगभग 70% भूमि कृषि योग्य है। जितना भूमि बिहार में है, इस स्टेट में, इसका 70% भूमि खेती करने योग्य है। इनमें से 60% शुद्ध बोए गए क्षेत्र है, जिसमें 60% में कृषि होता है। वास्तव में कृषि उनकी जीवन पद्धति बन गई है, मतलब लोगों की जीवन पद्धति, इसी से लोग जीवन यापन करते हैं। बिहार में कृषि की महत्ता के अनेक कारण है। इसका अधिकांश मैदानी भाग कृषि योग्य है।
अब देखिए बिहार में जो खेती है इसका महत्व अलग अलग कारण से, कारण अधिकांश मैदानी भाग जो है बिहार का वो खेती करने योग्य है तथा सदियों से यह क्षेत्र कृषि से संबंधित रहा और बहुत पहले से यहाँ पर खेती होते आया है। कृषि का वाणिज्यकरण, औद्योगिकरण और आधुनिक तकनीक से परिचित न होना इसका दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। अब नए नए चीज़ जो अभी आए हैं, औद्योगिकरण, आधुनिक चीज़ों से, वाणिज्यिकरण से, नए नए तकनीक से जो खेती है, कृषि है, ये अ, आधुनिक तकनीक से परिचित नहीं हुआ है। खेती बाड़ी करने वाले किसान मजदूर जो होते हैं उनको या तो जानकारी नहीं है या ये चीज़ उनके पास अवेलेबल ही नहीं है, जिसके कारण कृषि में उतना आगे नहीं बढ़ पाया। अब भी बिहार में कृषि अधिकांश था पुराने ही तरीके से ही हो रही है। अभी भी बिहार में कृषि पुराने तरीके से होते हैं। कृषि पर जनसंख्या के निरंतर बढ़ते हुए बोझ, खेती पर ही जनसंख्या के बोझ बढ़ रहे हैं। अनुपस्थित भू स्वामित्व मतलब भूमि के मालिक की कमी, मतलब भू स्वामित्व किसी का अपना नहीं, और सिंचाई की कमी, छोटे और बिखरे खेत। अब होता क्या है, पहले जनसंख्या कम थी तो एक एक व्यक्ति के पास बीघा का बीघा खेत था। अभी जिसके पास 10 बीघा खेत होगा और उसका 5 गो बेटा है तो समझ लीजिए 2 बीघा का हिस्सा, फिर उसको 5 गो है तो फिर कहाँ गया। तो इस प्रकार से खेती टुकड़े टुकड़े में बिखर गया, अपर्याप्त हो गया। रासायनिक खाद के प्रयोग से खेती के पुराने ढंग और उत्तम बीज की कमी के कारण यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है। रासायनिक खाद का भी प्रयोग और उसके बाद खेती का पुराना ढंग, उत्तम बीज की कमी, आजकल दुकानदार भी ठगता है, जानते हैं, अच्छा बीज नहीं देता है, तो प्रति हेक्टेयर जितना उत्पादन होना चाहिए उतना उत्पादन नहीं होता और खेती पिछड़ी अवस्था में पिछुआ गया। मानसूनी वर्षा पर निर्भरता के कारण यहाँ की कृषि को मानसून के साथ जुआ कहा गया है। अब मानसून के साथ जुआ कृषि को क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ की खेती मानसून पर निर्भर है, बारिश होगा तब। अब देख लीजिए, अक्सर आप देखते होइएगा धान की फसल जिस समय बोया जाता है उस समय अगर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत ज़्यादा बारिश होने के बाद धान की फसल क्या होती है, डूब जाती है, और बहुत कम बारिश होती है तो धान की फसल होती ही नहीं है। तो मीडियम में तो कभी होता है कभी नहीं होता, अक्सर नुकसान होता है लोगों को, इसीलिए इसको कृषि के साथ जुआ कहा गया मानसून के साथ। कृषि विपणन की दोषपूर्ण व्यवस्था के कारण किसानों की फसलों की उचित कीमत नहीं मिल पाती है। अब देखिए खेती बाड़ी जब होता है तो जो फसल उपजता है उसकी एमएसपी मतलब आपको पता होगा, व्यवस्था दोषपूर्ण है हमारे यहाँ, तो जिसके कारण किसान की फसलों को उचित कीमत नहीं मिल पाता है, नुकसान होता है। तो ये सारी समस्याएं हैं। चलिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर मार दीजिए अपने मित्रों के साथ। देखिए आगे है, इन्हीं कारणों से बिहार के किसानों की दशा दयनीय मतलब स्थिति खराब है, क्योंकि यहाँ पर उतना अच्छा व्यवस्था है नहीं और वे अपने खेतों को छोड़कर दूसरे प्रांत मतलब दूसरे राष्ट्र, दूसरे राज्य में, दूसरे जगह पर आजीविका के लिए शरण लेने को बाध्य है, दूसरे स्टेट में कमाने चले जाते हैं। इसी कारण बिहार की कृषि गहन निर्वाहक प्रकार की है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग खेती पर निर्भर है, जिसके अंतर्गत वर्ष में 4 फसलें बोई जा और काटी जाती है। तो एक वर्ष में 4 फसल, अब जैसे कि भदई फसलें ध्यान रखिएगा, ये फसलें भदई फसलें कब मई जून में बोई जाती है और अगस्त सितंबर में काट ली जाती है। मई जून में बोया गया, अगस्त सितंबर में काट लिया गया। कभी कभार लेट बोया जाता है तो लेट काटा जाता है, पहले बोया जाता है तो पहले। मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट, उड़द, सनई, मरुआ आदि इस मौसम की मुख्य फसलें हैं। आपको पूछा जाएगा भदई फसल में तो मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट, उड़द, सनई, मरुआ इत्यादि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है अगहनी फसलें। ठीक है, अगहनी फसलें में कौन कौन सी फसलें आती है? तो इनकी बुआई जुलाई अगस्त में होती है, जो वो फसल भदई करता है तब, और नवंबर दिसंबर में ये तैयार हो जाती है। जुलाई अगस्त में हुआ और नवंबर दिसंबर में ये फसल तैयार, जैसे कि धान, कुल्थी, तिल, आलू, तेलहन, सब्जी, मकई, कपास, गन्ना, पटसन इत्यादि इसकी मुख्य फसलें, सब अगहनी फसलें हैं। आगे आपका है रबी फसलें। रबी फसल ये बसंत ऋतु की फसल है जिनकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है। ये जो रबी फसल है, बसंत ऋतु की फसल है, इनको अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ठीक है, तथा ये फसलें मार्च अप्रैल तक तैयार हो जाती है, और ये फसल मार्च अप्रैल तक, अभी ये महीना जो है इस महीना तक तैयार हो जाती है। इस फसलों के उत्पादन में सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है, बहुत कम पानी देना पड़ता है, कम सिंचाई। गेहूँ सर्व प्रमुख रबी फसल है। गेहूँ रबी फसल का प्रमुख फसल क्या है? गेहूँ। गेहूँ के अतिरिक्त जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, खेसारी, अरहर इत्यादि की फसलें भी बड़ी मात्रा में उपजाई जाती है। मुख्य रबी फसल में गेहूं आता है, इसके अतिरिक्त जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, खेसारी, अरहर इत्यादि की फसलें भी बड़ी मात्रा में उपजाई जाती है, और बहुत सारे लोग मक्का भी उपजाते हैं। ठीक है,
अब है गर्मा फसलें। ये ग्रीष्मकालीन फसलें गर्मी के समय में, जिनकी खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां नियमित सिंचाई की व्यवस्था है, मतलब पानी देने की व्यवस्था ठीक ठाक है। इसकी बुआई मार्च अप्रैल में होती है और कटाई जून के महीने में होती है। मार्च अप्रैल में बोया जाता है और जून में इसको काट लिया जाता है। ग्रीष्मकालीन जैसे धान, मकई, मूंग, चना, आम, केला, तरबूज, ककड़ी, सब्जियां एवं प्याज इस मौसम की मुख्य फसलें। तो ये सारी फसलें आपका गर्म फसलें के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे आप फसल के प्रकार के बारे में जानते हैं। देखिए बिहार में जो है फसल, बिहार में फसलों की विविधता है, अलग अलग प्रकार फसलों को उनकी प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित वर्ग में बांटा गया। अब कौन कौन से हैं, जैसे कि खाद्य फसल, ठीक है, फूड क्रॉप्स, खाने योग्य, जैसे कि धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, जौ, दलहन, तिलहन, ये खाद्य फसलें। आपको पूछेगा खाद्य फसलें क्या है, तो धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, जौ, दलहन, ये सारे खाद्य फसलें। उसके बाद व्यावसायिक फसल या नकदी फसल, नकदी फसल जिसको लोग उपजाता है और उसको बेच देता है। इसके अंतर्गत आपका गन्ना, बेचरता, पटसन, कपास, तंबाकू, आलू, तिलहन तथा दलहन, लाल मिर्च, मसाले इत्यादि आते हैं। ये सारे कौन से फसल, नकदी फसल है, इसको लोग सेल कर देते हैं। उसके बाद पेय फसल, ठीक है, जिसके अंतर्गत चाय आता है, उपजाने के बाद बनते चाय पिया ही जाता है, जिसकी खेती किशनगंज में की जाने लगी, बिहार में। उसके बाद है रेशेदार फसलें, जैसे कि कपास, जूट, रेशम, ये सब रेशेदार फसल, इससे रेशा प्राप्त होता है। उसके बाद फल, फल में आम, केला, लीची, अमरूद इत्यादि इनका फसल होता है। मसाले में आपका लाल मिर्च, लहसुन, हल्दी, धनिया, मेथी इत्यादि है। आपका चावल या धान, तो चावल बिहार की सर्व प्रमुख फसल है, टिक कर लीजिएगा, बिहार की सर्व प्रमुख फसल चावल है। और इसकी जलवायु जो है जलवायु जो है चावल के लिए चावल या धान के लिए बिहार जलवायु, धान उष्ण अर्ध जलवायु की फसल है। उष्ण अर्ध जलवायु मतलब थोड़ा सा जलवायु आर्द्र हो और उष्ण भी हो, तो ये उस जलवायु में चलती है, होती है। आगे आपका है तापमान इसका 20 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच। उसके बाद मिट्टी दोमट या केवल चिका मिट्टी। और 2021 से 22 के आंकड़े के अनुसार धान के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि रोहतास जिला में है। रोहतास जिला में अत्यधिक धान उपजाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देख लीजिए, ये आपको दिख रहा है, ये आपको गेहूं का फसल दिख रहा है। हाँ, गेहूं का फसल ये दिख रहा है। गेहूं के बारे में जान लेते हैं। देखिए गेहूं, तो गेहूं जो है व्हीट बोलते हैं इंग्लिश में, गेहूं बिहार का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न है, चावल के बाद गेहूं। जलवायु इसका शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण, ठंड के मौसम में लगाया जाता है, ओस उस समय गिरता है और थोड़ा सा अभी देखिए गर्मी के समय में काटा जाता है। तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस में ये होता है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस बीते समय के अनुसार दिया गया है। और 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस पकते समय, जिस समय उसको बोते समय 10 से 15 और पकते समय 20 से 30 डिग्री सेल्सियस इसको चाहिए। ठीक है, वर्षा 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी हल्की दोमट मिट्टी होता है और क्षेत्र रोहतास, पूर्वी चंपारण, सिवान, ये इसके लिए बहुत ही अच्छा जगह है जहाँ पर ये उपजाई जाती है और जहाँ पर अच्छा उपजता भी है। अब आगे हम लोग जानेंगे मकई के बारे में। ठीक है, मकई, मेज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलिए देखिए मकई की खेती। अब मकई या मक्का बिहार के खाद्यान्नों में चावल और गेहूं के बाद तीसरे स्थान पर है। चावल और गेहूं के बाद मकई का तीसरा स्थान है बिहार में। ठीक है, जलवायु इसके लिए गर्म एवं आर्द्र चाहिए। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, पानी इसमें थोड़ा सा गेहूं से अधिक लगता है। मिट्टी नाइट्रोजन युक्त गहरी दोमट मिट्टी चाहिए। क्षेत्र सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, चंपारण, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार इत्यादि क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों में मक्का अच्छी उपजती है। ठीक है, चलिए आगे है विभिन्न प्रकार की खेती का इतिहास। अब पुराने समय में क्या थी खेती, कैसा उसका इतिहास है, तो उन सारे खेती के बारे में हम लोग जानते। देखिए भारत की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। 70% जो जनसंख्या है, अर्थात भारत का समाज खेतिहार समाज है। खेतिहार समाज से आप क्या समझते हैं, तो भारत की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, भारत के समाज को खेतिहार समाज कहते हैं। जब कृषि की जानकारी हुई तो लोगों के पास साधन की कमी थी, व्यवस्था ही नहीं था, क्योंकि कृषि एक संयोग मात्र है। क्योंकि कृषि, अब देखिए खेती हम करते हैं तो गारंटी नहीं रहता कितना उपज होगी या नहीं होगी। सभ्यता की शुरुआत में जहाँ जंगल अधिक था वहाँ लोगों ने जंगल को काट कर खेती करना शुरू किया। जहाँ जंगल बहुत ज़्यादा था उस समय, वहाँ जंगल को काट कर खेती किया जाता था। और आज भी पहाड़ी क्षेत्र में बहुत से आदिवासी समाज ने झूम की खेती जो है
पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासी समाज जो है झूम की खेती प्रचलित है। अब झूम की खेती क्या है पूछा जाता है, आप ध्यान दीजिएगा। झूम की खेती क्या है उसको हम लोग समझेंगे। देखिए, झूम की खेती उनमें प्रचलित है, तो झूम की खेती के बारे में देख लेते हैं। झूम कल्टीवेशन खेती को कहते हैं, क्योंकि आदिवासी समाज पृथ्वी को अपनी माता समझते हैं। आदिवासी समाज जो है पृथ्वी को अपनी माता तो ऐसे सब समझते हैं, लेकिन आदिवासी समाज थोड़ा सा ज़्यादा उनको समझते हैं। देखिए, और उस पर हल नहीं चलाना चाहते, अपनी माता पर हल नहीं चलाना चाहते, अतः वे वर्षा से पहले क्या करते हैं, जंगल में आग लगा देते थे। वर्षा से पहले जंगल में आग लगा देते थे और उसके राख पर बीज छिड़क देते थे। वर्षा होने पर उस बीज से पौधे निकल आते थे। इस प्रकार अगले वर्ष में नीचे की तरफ आग लगाकर खेती करते थे। अब समझिए हम कहना क्या चाहते हैं कि जैसे कि यहाँ जंगल बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर आग लगा दी गई, तो जंगल जला और राख बन गया। वर्षा पड़ा तो राख गीला होगा, उसी पर बीज को छिड़क दिया गया। अब वो बीज जन्म ले लेता था, तो यहाँ हो गया फसल, अगली बार नीचे नीचे इसी प्रकार से, तो इसी को झूम खेती कहते हैं। इस प्रकार अगले वर्ष नीचे की तरफ आग लगाकर खेती करते थे। वैसे इस खेती से पर्यावरण पर असर पड़ता था। आग लगाने के बाद पर्यावरण तो दुष्प्रभावित होगा ही। आपको पूछेगा झूम खेती क्या है, तो आदिवासी यहाँ पर लिखिएगा, आदिवासी धरती को पृथ्वी को अपनी माता समझते थे, इसीलिए वे इस पर हल नहीं चलाते थे। वे जंगल को काटकर जंगल में आग लगा देते थे बारिश के समय और उस पर बीज छिड़क देते थे, जिससे वह खेती करता था जगह बदल बदल कर। इसी को झूम की खेती कहते हैं। अब है पारंपरिक खेती। इसके तहत कृषक पारंपरिक खेती करते थे। पारंपरिक मतलब कंटिन्यू देखिए, फसल उत्पादन से ही कुछ बीज वे अगले फसल के लिए रख लेते थे। अब मान लीजिए हम मक्का लगाए और उसी से कुछ बीज रख लिए अगले साल बोने के लिए, ठीक है। सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर रहते थे कि बारिश पड़ेगा तो सिंचाई होगा। भारत में वर्षा मानसून से होती है जो अनिश्चित रहती है। वर्षा का कोई निश्चित चीज़ है नहीं, कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि, कभी बहुत ज़्यादा वर्षा तो कभी बहुत कम वर्षा। कृषि के अधिकांश कार्य जानवरों के द्वारा किया जाता था। हल के द्वारा आपको पता है ढोने के कम जानवर। इस प्रकार पारंपरिक कृषि से उत्पादन अधिक नहीं होता था। तो पारंपरिक खेती से क्या होता था, उपज अधिक नहीं होता था। एक ही बीज को बार बार लगाने से उनकी गुणवत्ता समाप्त हो जाती थी। अब कहने का सेंस है कि अब मान लीजिए हम खेती किए, उस बीज को लगाए और बार बार उस बीज को लगाएंगे तो उस बीज की गुणवत्ता ही खत्म हो जाती थी, उपज ही सही से नहीं होता था। गुणवत्ता मतलब कि मक्का लगाए और उसी से बीज रख लिए, अगले साल फिर उस बीज को बोए, फिर उपजा, उससे फिर बीज रख लिए, तो इससे उसकी गुणवत्ता क्वालिटीज़ खराब हो जाती थी, ठीक है। पारंपरिक खेती में काफ़ी समय लगता था, बहुत समय में फसल उपजता था तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्रमशः कम होती जाती थी। अब फसल लगाते थे बार बार तो मिट्टी की उपज क्षमता कम हो जाती थी। आज भी इस तरह की खेती आज भी प्रचलित है। देखिए, आज़ादी से पूर्व ब्रिटिश सरकार, अंग्रेज जो है, ब्रिटिश सरकार की नीति भूव्यवस्था की गड़बड़ी थी। अब क्या थी भूव्यवस्था की गड़बड़ी? भूव्यवस्था की गड़बड़ी के कारण उत्पादन काफ़ी कम होता था। भूव्यवस्था काफ़ी गड़बड़ चलता था, जिससे उत्पादन बहुत ज़्यादा कम होता था, कम उपजता था। उसके बाद देखिए, नील आदि की खेती की बाध्यता के कारण जमीन बंजर होती गई। अब अंग्रेज जबरदस्ती लोगों को नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे, जिससे जमीन बन गई बंजर। अब जिससे बराबर अकाल पड़ने लगा, खेती नहीं होता था, उपजता नहीं, अकाल पड़ता था। परंतु आज़ादी के बाद सरकार की भू व्यवस्था में परिवर्तन, सिंचाई के साधन आदि में विकास से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। अब आज़ादी के बाद सरकार इस पर ध्यान दिए तो कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। 1960 के दशक में कृषि हरित क्रांति के कारण खाद्यान्न उत्पादन में असातीत बढ़ोतरी हुई। 1960 के दशक में क्या हुआ, हरित क्रांति आया, जिसमें खाद्यान्न की उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई, खेती बहुत आगे बढ़ा। यहाँ से कृषि में उच्च तकनीकी एवं वैज्ञानिक पद्धति का प्रवेश होता है। उच्च तकनीक और वैज्ञानिक पद्धति से कृषि में भी काम करता है। पादप संकरण द्वारा उच्च प्रकार के बीजों के किस्मों का विकास किया गया। पादप संकरण द्वारा अपने देश के दूसरे देश के अलग अलग बीजों की, अलग अलग क्वालिटीज़ की बीजों का संकरण करा के बीज पर तैयार किया जाता था और ये बीज फायदेमंद रहता था। कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों के प्रयोग एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के द्वारा सिंचाई में विकास तथा आधुनिक यंत्रों द्वारा कृषि कार्य के कारण कृषि एक व्यवसाय के रूप में विकसित हुआ। अब कीटनाशकों का प्रयोग, खेत में जो कीड़े लग जाते थे उसको मारने के लिए खरपतवार, जो जंगल कृषि वाला जो हम मक्का लगाया उसके अलावा कुछ और जन्म ले लिया तो खरपतवार नाशी दवाई का प्रयोग। तो बहुउद्देशीय परियोजना, खेती लोग को जो है खेती को लोग बिजनेस के रूप में, व्यवसाय के रूप में लेने लगा। सिंचाई में विकास, बहुत सारा काम सरकार की, तो इस प्रकार से खेती का विकास हुआ, ठीक है। आगे आते हैं, गहन खेती क्या है? नाम में ही है गहन, मतलब खूब खेती करता है। देखिए, जिन क्षेत्रों में सिंचाई संभव हुई, सिंचाई आराम से हो पाता है,
उन क्षेत्रों में किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर उपयोग करने लगे, खूब और खाद का प्रयोग करता था, खूब कीटनाशक का प्रयोग करता था। कृषि की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए मशीनों के प्रयोग द्वारा कृषि का यांत्रिकरण हो गया। जैसे कि पहले हल से बहुत समय में कम खेत को जोता जाता था, आज क्या होता है, ट्रैक्टर के माध्यम से तुरंत उसको जोत लिया जाता था। इससे प्रति हेक्टेयर उपज में कृषि का विकास हुआ। गहन खेती का तात्पर्य एक ही खेत में अधिक फसल लगा, एक ही खेत में अधिक फसल। अब देखिए कैसे, एक ही खेत में अधिक, आजकल लोगों को आप देखते होइएगा आलू लगा करके उसके बाद उसी में मक्का लगा देते हैं, तो एक ही खेत में अधिक फसल लगाना गहन खेती होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब है फसल चक्र। चक्र मतलब घूमना, एक फसल को लगाए फिर बदल बदल कर फसल लगाना, फसल चक्र। बार बार एक ही प्रकार के फसल लगाने से खेत की उर्वरा शक्ति क्षीण होने लगती है। बार बार एक ही फसल लगाने से खेत की जो उर्वरक क्षमता है, जो उपजाने की क्षमता है, वो क्या होने लगती थी, खत्म होने लगती थी। अब देखिए, छीन होने लगते थे। अतः इसके लिए दो खाद्यान्न फसलों के बीच एक दलहनी कुल के पौधे को लगाया जाता है। अब देखिए, दो खाद्यान्नों के बीच एक दलहनी कुल, अब एक फसल लगाए, दूसरी फसल लगाए, उसके बीच में एक दलहनी फसल लगाए, ताकि क्या हो, खेत में उर्वरक क्षमता बनी रहे, जिसे फसल चक्र कहते हैं। दलहनी कुल के पौधे की जड़ की गांठ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं। देखिए, दलहनी पौधे जो होते हैं उसकी जड़ की गांठ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं, जो वातावरण के नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करके भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। वातावरण के नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं। आजकल विभिन्न प्रकार के उर्वरक खेती में डालकर भूमि की शक्ति बढ़ाई जाती है। आजकल तो विभिन्न प्रकार के उर्वरक को डालकर खेती की भूमि की शक्ति को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, देखिए मिश्रित खेती क्या है। मिश्रित मतलब मिला करके, एक ही खेत में समान समय में 2 या 3 फसल लगाने को, एक ही खेत में समान समय में 2 या 3 फसल लगाने को मिश्रित खेती कहते हैं। इससे एक ही समय में अधिक एवं विभिन्न प्रकार के फसलों की प्राप्ति होती है। इससे क्या होता है, एक ही समय में एक से अधिक फसलों की प्राप्ति होती है। अब है रोपण या बागानी कृषि। देखिए, रोपण कृषि एक विशेष प्रकार की झाड़ी कृषि अथवा वृक्ष कृषि है। अब रोपण मतलब झाड़ी, जैसे कि देखिए, इससे 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने प्रारंभ किया था। रोपण कृषि को 19वीं शताब्दी में अंग्रेज द्वारा शुरू किया गया था। यह एकल फसल कृषि, जैसे इसमें रबर, चाय, कहवा, कोको, मसाले, नारियल और फलों की फसलें जैसे कि सेब, अंगूर, संतरा आदि, ये सारी फसलें उगाई जाती थी। इस प्रकार की खेती में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। जरूर इसमें इतना से लगाया जाएगा तो पूंजी अधिक तो लगेगा ही लगेगा। तो इस प्रकार की कृषि में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती थी। अधिक पूंजी तो किसान के पास जल्दी होता नहीं है। तो अब देखिए क्या होता है, ये कपास की खेती को दर्शाया गया है। देख लीजिए, कई रोपण कृषि क्षेत्रों जैसे चाय, कहवा और रबर की बागानों या उसके निकट ही उसे संसाधित करने की फैक्ट्री लगाई जाती थी। अब रोपण कृषि में जैसे चाय, कहवा, रबर, इसके जो बागान है उसी के निकट उसे संसाधित करने, उसे ठीक करने की फैक्ट्री लगाई जाती थी बेचने की। इस प्रकार की कृषि उत्तर पूर्व भारत के पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीप भारत की नीलगिरी, अन्नामलाई व इलायची की पहाड़ियों में इस प्रकार की खेती की जाती थी। आगे है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसकी ज़रूरत। अब इस खेती की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्या ज़रूरत है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की खेती की काफ़ी आवश्यकता है। विभिन्न प्रकार की खेती की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रामीण जनसंख्या का अधिकांश भाग खेती पर निर्भर है और ग्रामीण जनसंख्या का अधिकतर भाग खेती पर डिपेंडेंट है रहता है। जनसंख्या जिस तीव्र गति से बढ़ रही है एवं अधिक आय के लिए कृषकों को आधुनिक ढंग से विभिन्न प्रकार की खेती करने की आवश्यकता है। अब जनसंख्या जिस स्पीड से बढ़ रही है तो उसे इनकम के लिए विभिन्न प्रकार की खेती की ज़रूरत है। कृषि के आधुनिकीकरण से मृदा की उर्वरा शक्ति तो पुनः प्राप्त हो ही जाती है। अब कृषि के आधुनिकीकरण से नए नए खाद, विभिन्न प्रकार की चीज़ को देने से मृदा की जो उर्वरक क्षमता होता है वह मिल जाता है। साथ साथ अत्यधिक उत्पादन से अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ हो जाता है। अधिक उपजता है तो अर्थव्यवस्था भी ठीक हो जाता है। नकदी फसल करने से उद्योग में बढ़ोतरी के साथ साथ कृषकों को अच्छी आमदनी होती है। नकदी फसल करने से उद्योग में तो वृद्धि होता ही है और कृषकों को इससे इनकम भी बढ़ता है, आमदनी भी बढ़ती है। अब देखिए, वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन कैसे, देखिए वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया है, बदलाव आया है। कैसे, आधुनिक तकनीक एवं जागरूकता के ग्रामीण कृषक अपने कृषि कार्य में परिवर्तन कर रहे हैं। अब लोग पढ़ लिख रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, तो उन्हें जानकारी मिलता है तो खेती में परिवर्तन। आधुनिक कृषि के कारण जो है बहुत सारे बदलाव देखने को मिला है।
जैसे ग्रामीण कृषक अब इस प्रकार का फसल लगा रहे हैं जिससे अधिक आमदनी प्राप्त हो। अब देखिए ग्रामीण जो कृषक हैं इस प्रकार का फसल लगा रहे हैं जिससे अधिक इनकम हो। सरकार भी वैसे फसल लगाने के लिए कृषक को प्रोत्साहन दे रही है। अब सरकार इस प्रकार की खेती करने के लिए किसान को प्रोत्साहित करता है, आगे बताता है कैसे कृषि करें। कृषकों के आर्थिक लाभ के लिए सरकार ऋण की मुहैया करवाती है, कर्ज भी व्यवस्था करवाती है एवं फसल बीमा के माध्यम से क्षति होने पर उसकी पूर्ति भी करती है। इस प्रकार के उत्पादन से उद्योग धंधे में सहायता मिलती है एवं लोगों को रोजगार भी प्राप्त होता है। समझिए। अब बिहार में होने वाली प्रमुख व्यावसायिक फसलें, तो देखिए जैसे कि केला, बिहार के हाजीपुर, ध्यान रखिएगा केला के लिए हाजीपुर एवं नवगछिया का इलाका केला की खेती के लिए उपयुक्त अच्छा है, बेहतर है। यहाँ की मिट्टी एवं जलवायु केला उत्पादन के लिए उपयुक्त है। कहाँ की? बिहार के हाजीपुर और नवगछिया का जो मिट्टी है केला उत्पादन के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार इस इलाके में केला उत्पादन एक व्यवसाय का रूप ले रहा है। फलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ हो गई है। केला की खेती करते हैं यहाँ पर लोग, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था स्ट्रांग हुआ है इस खेती से। चलिए अब है लीची। लीची के लिए आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर, लीची के लिए मुजफ्फरपुर का इलाका शाही लीची के लिए लोकप्रिय है। शाही लीची के लिए मुजफ्फरपुर का इलाका लोकप्रिय है, आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है, आप टिक कर लीजिएगा। शाही लीची के लिए कौन सा इलाका? तो मुजफ्फरपुर का इलाका पूछा भी गया है ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न, ठीक है। चलिए यहाँ के किसान बड़े पैमाने पर लीची के बागान लगाकर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं, लीची का बागान लगाकर अपनी इनकम को बढ़ाते हैं। शाही लीची का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग है। लीची का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में भी काफ़ी उपयोग है, मतलब खाद्य प्रसंस्करण में काफ़ी उद्योग इसका लीची का काफ़ी उपयोग होता है। अब है गन्ना। गन्ना की खेती के लिए बिहार पूर्व से मशहूर है। बिहार में गन्ना की खेती अच्छी खासी होती है। बिहार में पूर्णिया, सहरसा, पश्चिमी चंपारण आदि के इलाके में गन्ना की खेती बड़े पैमाने पर होती है। बड़े पैमाने पर मतलब वहाँ गन्ना की खेती खूब होती है, बिहार में पूर्णिया, सहरसा और पश्चिम चंपारण में। देखिए आगे क्या होता है। आगे जो है गन्ना एक उद्योग आधारित फसल है, क्योंकि लोग गन्ना क्या करेगा, बेचेगा ही। उद्योग में ही इसका काम होता है। गन्ना से जो चीनी का निर्माण होता है, इससे चीनी, गुड़ आदि प्राप्त होते हैं। इस प्रकार गन्ना की खेती से बड़े पैमाने पर आमदनी, इनकम बहुत होता है। अलावे ग्रामीण कृषक गुड़ आदि के कुटीर, छोटे उद्योग लगाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। छोटे छोटे उद्योग लगाकर भी अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। चलिए अब ये चैप्टर जो है खत्म होने को है, आगे बढ़ते हैं। कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी बड़ा योगदान है। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत योगदान है। फिर भी कृषकों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। बहुत जगह कृषकों को आत्महत्या करनी पड़ती है, किसानों को, सही बात है। अतः सरकार को इस ओर ध्यान आकृष्ट करना होगा। अभी किसान आंदोलन भी वर्तमान में चल रही है, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। कृषि को उद्योग का दर्जा देकर कृषकों की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। कृषि कार्य को सम्मान देने के लिए आने वाली पीढ़ी को कृषि के प्रति लगाव पैदा करना होगा। अब देखिए सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो नए जनरेशन के जो लोग होते हैं खेती करेंगे ही नहीं, क्योंकि इनकम भी कम होता है और ध्यान भी कोई नहीं देते हैं, जिससे उत्पादन कम होगा और समस्या आएगी। उनके शैक्षणिक पाठ्यक्रम में कृषि से संबंधित अध्याय जोड़ने होंगे। कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए तकनीकी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की जरूरत है। कृषि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन से कृषि की पैदावार अधिक होगी। अब सामाजिक परिवर्तन से नए नए अध्याय जोड़े जाएंगे, सिखाया जाएगा, तो सामाजिक परिवर्तन से कृषि का पैदावार भी बढ़ेगा। कृषि के अधिशेष उत्पादन एवं उद्योग आधारित कच्चे माल का अत्यधिक उत्पादन से कृषकों की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। अब कृषि में जो उत्पादन होता है उसे उद्योग आधारित कच्चे माल का जो उपयोग करेंगे इससे अधिक फायदा होगा और कृषकों की स्थिति सुधरेगा। अर्थव्यवस्था अच्छी होने से उनके रहन सहन का स्तर बढ़ेगा। उच्च शिक्षा की तरफ लोग मुखातिब होंगे, मतलब जाएंगे। आमदनी बढ़ने से नए नए कृषि यंत्रीकरण कृषि की शुरुआत होगी। इस प्रकार हमारा ग्रामीण समाज सुखी, समृद्ध एवं खुशहाल बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है उनको हम देख लेते हैं।
देखिए, कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण कृषकों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। अब कृषि में वैज्ञानिक अगर दिमाग लगाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत फायदेमंद है। जैसे कि पारंपरिक खेती से किसानों की उपज अच्छी नहीं होती, पारंपरिक खेतों से किसानों की उपज अच्छी नहीं होती, जहां एक ही बीज का बार बार प्रयोग करने से बीज की गुणवत्ता क्षीण हो जाती है, बीज का गुणवत्ता खत्म हो जाता था। वहीं एक ही प्रकार के खाद्यान्न लगाने से मृदा की उर्वरा शक्ति भी क्षीण पड़ जाती थी। एक ही फसल को बार बार लगाते थे तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी खत्म। सिंचाई के लिए वर्षा निर्भरता से या तो अनावृष्टि के कारण फसल सूख जाता था, वर्षा पर निर्भर रहते थे, कम वर्षा से फसल सूख जाता था, या अतिवृष्टि के कारण फसल नष्ट हो जाते थे, या ज़्यादातर वर्षा होने से फसल खत्म। लेकिन वैज्ञानिक पद्धति के आने से उत्पादन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। जैसे पादप संस्करण के द्वारा कम वांछित गुण वाले पौधा, जिसमें कम गुण है, काफ़ी अधिक वांछित गुण वाले पौधों के साथ परागण करवाकर उन्नत किस्म का बीज प्राप्त किया गया, अच्छे किस्म का बीज। इस बीज से कम समय में अच्छी फसल प्राप्त होती है। उर्वरक का उत्पादन होने से खेतों की उर्वरा शक्ति पुनः प्राप्त होती है। उर्वरक के प्रयोग करने से खेतों की उर्वरक शक्ति पुनः प्राप्त होती है। कीटनाशी, खरपतवारनाशी आदि का छिड़काव करके फसल को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। कीटनाशी का प्रयोग, खरपतवारनाशी का प्रयोग करके फसल को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। आगे समझते हैं, खत्म है अब। सिंचाई के तरह तरह के साधन होने से पौधों में नमी हमेशा बनी रहती है। आधुनिक यंत्रों के कारण समय पर कृषि कार्य संभव हो पाता है। नए नए यंत्र है तो समय पर खेती होता ही है और बहुत ज़्यादा उत्पादन भी होता है एवं समय की बचत होती है। फसल चक्र, बहुफसली कृषि, मिश्रित खेती आदि के द्वारा कृषि में आसातीत मतलब बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। इसी कारण 1960 के दशक में हरित क्रांति आई। इस प्रकार कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण कृषि के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो कृषि के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? काफ़ी हेल्पफुल है, लाभदायक है, ठीक है। इसीलिए कृषि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। ये इसका प्रश्न उत्तर है जो हम पार्ट 2 वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।